नमस्कार, दिन भर की बड़ी खबर बिना देरी के आपको बताएंगे। जहां सबसे पहले बताएंगे मालदीव की तरह बांग्लादेश में भी इंडिया आउट कैंपेन चालू, विपक्षी दलों की भारतीय उत्पादों के बॉयकॉट की बड़ी अपील, बहुत बड़ा खतरा भारत के लिए, बहुत बड़ी चुनौती खड़ी होने वाली है। दोस्तों बताएंगे पूरी खबर आपको, साथ ही साथ बताएंगे भारत के साथ सऊदी अरबिया की सेना ने दिखाया ऐसा दम, वीडियो देख टेंशन में आ जाएगा पाकिस्तान। बताएंगे दोस्तों क्या रहा ये युद्धाभ्यास, साथ ही साथ आपको बताएंगे शहबाज शरीफ को प्रधानमंत्री और बेटी मरियम को पंजाब का सीएम बनाएंगे पीएमएलएन चीफ नवाज शरीफ। 34 निर्दलियों के समर्थन का सबसे बड़ा दावा भी की सबसे बड़ी खबर आपको बताएंगे, जिसके बाद इमरान खान की पार्टी के नेता पहुंचे हाई कोर्ट। जी हां दोस्तों, नवाज के खिलाफ। साथ ही साथ आपको बताएंगे पीएम मोदी के दौरे के बाद लक्षद्वीप में बढ़ी पर्यटकों की संख्या, टूरिस्ट ने क्या क्या जवाब दिया है दोस्तों आपको सबसे पहले सुनवाएंगे, और साथ ही साथ बताएंगे कैसे क्या पंजाब के अकाली दल की एनडीए में होने जा रही है घर वापसी। दोस्तों बनेगा वीडियो अंत तक, और अब खबरों में आगे बढ़ने से पहले अपने भारत देश का दिल से समर्थन करते हैं, मानते हैं कि मोदी हाथ हर चीज मुमकिन है और बंगाल में बदलाव होकर ही रहना चाहिए। बंगाल में जंगल राज अब खत्म होना चाहिए। तो इस वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके, बेल आइकन दबा के कमेंट में जय हिंद जरूर कह दीजिएगा। चलते हैं बड़ी खबर की तरफ, जहां मालदीव की तरह बांग्लादेश में भी इंडिया आउट कैंपेन, विपक्षी दलों की भारतीय उत्पादों के बॉयकॉट की अपील, बहुत बड़ा खतरा। दरअसल मालदीव में बीते साल राष्ट्रपति चुनाव के समय इंडिया आउट का नारा काफी चर्चा में रहा था और ये नारा देने वाले मोहम्मद मुइज्जू चुनाव जीत भी गए थे। भारत के एक और अहम पड़ोसी देश बांग्लादेश में अब इंडिया आउट अभियान चलाया जा रहा है। भारत के भरोसेमंद सहयोगियों में से एक बांग्लादेश में चलाए जा रहे इस अभियान में सभी भारतीय सामानों के बहिष्कार की अपील की जा रही है। बेगम खालिदा जिया की बीएनपी और देश की दूसरी विपक्षी पार्टियों के समर्थन से भारत के खिलाफ ये अभियान शुरू किया गया है। बांग्लादेश के विपक्षी दल भारत उनके देश की अंदरूनी राजनीति को प्रभावित करने का आरोप लगाते हुए भारतीय उत्पादों का विरोध कर रहे हैं। बांग्लादेश में बीते महीने हुए आम चुनाव में शेख हसीना लगातार चौथी बार जीत हासिल करते हुए पीएम बनी है। बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी और दूसरे विपक्षी दलों का आरोप है कि चुनाव स्वतंत्र और निष्पक्ष नहीं था। कई सर्वेक्षणों से यह भी पता चलता है कि बांग्लादेश के लोगों को विश्वास नहीं है कि जनवरी का चुनाव निष्पक्ष रूप से आयोजित किया गया था और ज्यादातर विपक्षी दलों ने जनवरी में हुए चुनावों का बहिष्कार किया था। जी हाँ, ऐसे में दोस्तों आपके मन में सवाल ये उठेगा कि भारत से क्यों खफा है विपक्षी दल। तो आपको बता दें, बीएनपी समेत बांग्लादेश की विपक्षी पार्टियां इंडिया आउट अभियान को समर्थन दे रही है। ये दल भारत पर बांग्लादेश के चुनावों को प्रभावित करने और हसीना को समर्थन करने की बात कह रहे हैं, और यही सबसे बड़ी वजह इनके लिए है दोस्तों कि वो भारत आउट यानी इंडिया आउट का अभियान चला रहे हैं बांग्लादेश में, जो कहीं ना कहीं भारत के लिए बहुत बड़ी चुनौती खड़ी कर सकता है। लेकिन फिलहाल इनकी जनसंख्या बहुत कम है दोस्तों, और सरकार भी शेख हसीना की है, तो फिलहाल डरने की कोई आवश्यकता नहीं। लेकिन अगर इनकी मात्रा बढ़ती है विपक्षियों की, विपक्ष के सपोर्टरों की, तो दोस्तों कहीं ना कहीं जो हाल मालदीव का हुआ है वो बांग्लादेश का होता दिखाई देने वाला होगा। जी हाँ, बहरहाल दोस्तों इंडिया आउट कैंपेन चलाने वाले बांग्लादेशी विपक्षियों को आप लोग क्या सुझाव देना चाहेंगे, कमेंट में लिखकर अवश्य बताइएगा। साथ ही साथ नेक्स्ट खबर की बात करें, जहां पर भारत के साथ सऊदी अरबिया की सेना ने दिखाया ऐसा दमखम, वीडियो देख टेंशन में आ जाएगा पाकिस्तान। बता दें, भारतीय सेना और रॉयल सऊदी लैंड फोर्सेज ने 9 फरवरी को महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में पहला संयुक्त अभ्यास बोले तो सदा तनसीक 2024 आयोजित किया। इस दौरान दोनों देशों की सेनाओं ने एंटी टेररिस्ट ऑपरेशन, रात में तोपखाने की गोलीबारी, आर्म्ड व्हीकल से जरिए दुश्मनों पर हमले का अभ्यास किया। दोस्तों ये युद्धाभ्यास 10 फरवरी को खत्म हुआ है। इसे पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ा झटका बताया जा रहा है। अभी तक सऊदी अरबिया की सेना को पाकिस्तान ट्रेनिंग देता था, इसके बदले में पाकिस्तान सऊदी अरबिया से खैरात की भी वसूली करता था। अब ऐसे में वाकई में भारत के साथ सऊदी अरब की सेना ने जो दमखम दिखाया है दोस्तों, ऐसे में दोनों देशों की सेनाओं के अभ्यास को देखकर पाकिस्तान पगला जाएगा, टेंशन में आ ही जाएगा। बहरहाल दोस्तों नेक्स्ट खबर की बात करें, जहां पाकिस्तान से चुनाव के रिजल्ट्स की बात करते हैं, जहां शहबाज शरीफ को प्रधानमंत्री और बेटी मरियम नवाज को पंजाब का सीएम बनाएंगे पीएमएलएन चीफ नवाज शरीफ। 34 निर्दलियों के समर्थन का किया दावा। बता दे, पाकिस्तान में चुनाव नतीजे सामने आने के बाद अब सरकार बनाने के लिए जोड़ तोड़ तेज हो गई है। पाकिस्तान के दिग्गज नेता नवाज शरीफ अपनी पार्टी को सत्ता दिलाने के लिए रणनीतिक बिसात बिछाना शुरू कर चुके हैं। पीएमएलएन ने दावा किया है कि वो अकेले अपने दम पर सरकार बनाएगी। पार्टी सूत्रों का दावा है कि 34 निर्दलीय सांसद उसके संपर्क में है। नवाज की पार्टी 72 सीटों पर जीत हासिल कर दूसरे नंबर पर है। माना यह जा रहा है कि नवाज शरीफ अपने भाई शहबाज शरीफ को फिर से पीएम और बेटी मरियम नवाज को पंजाब का मुख्यमंत्री बनाने के लिए लॉबिंग तेज कर दिए हैं। जी हाँ, पाकिस्तान की नेशनल असेंबली में 336 सीटें हैं, इसमें 265 सीटों पर आम चुनाव हुए हैं। 70 सीटें नेशनल असेंबली की रिजर्व हैं। इस बार हुए आम चुनाव में 264 सीटों पर चुनाव हुए, जबकि एक सीट का चुनाव टाल दिया गया था। जी हाँ दोस्तों, अब आपको बताते हैं सबसे बड़ी बात। दरअसल नवाज शरीफ और बेटी मरियम नवाज की जीत के खिलाफ हाई कोर्ट पहुंची इमरान खान की पार्टी, लगे धांधली के आरोप। दरअसल इमरान खान की पार्टी
पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। पीटीआई ने पीएमएलएन नेताओं की जीत को शनिवार यानी 10 फरवरी को लाहौर हाईकोर्ट में चुनौती देते हुए धांधली का आरोप लगाया है। पीटीआई ने कहा है कि चुनाव आयोग ने मतगणना के दौरान उचित प्रक्रिया का पालन नहीं किया। चुनाव में हारने वाले पीटीआई समर्थित उम्मीदवारों ने दावा किया है कि पाकिस्तान चुनाव आयोग यानी ईसीपी ने उन्हें यानी नवाज और मरियम नवाज को फर्जी परिणाम के आधार पर विजेता घोषित किया है। इससे पहले चुनाव आयोग ने पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान के नेतृत्व वाली पीटीआई से उसका सिंबल क्रिकेट बैट छीन लिया था, जिसके बाद बड़ी संख्या में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवारों ने निर्दलीय उम्मीदवारों के रूप में चुनाव लड़ा था। तो वहीं दोस्तों इमरान खान की पार्टी ने दी है प्रदर्शन की बहुत बड़ी धमकी और सभी सीटों पर रिजल्ट घोषित करने को कहा है। जी हां दोस्तों, क्योंकि इमरान खान की पार्टी पीटीआई को भी पता है कि अगर रिजल्ट में देरी की गई, जो सीट बचे हुए उन पर देरी से रिजल्ट घोषित किए गए तो इसमें सबसे बड़ी धांधली हो सकती है। उनको पता है कि जो ये लास्ट की सीटें बची है इन्हीं में देरी की जा रही है और इन्हीं में सबसे बड़ा घोटाला हो सकता है और यही सबसे बड़ी वजह है कि इमरान खान की पार्टी ने प्रदर्शन करने की बहुत बड़ी धमकी दी है। दोस्तों इतना ही नहीं, पीटीआई चेयरमैन ने यहाँ तक कहा है कि इमरान खान पाकिस्तान का अगला प्रधानमंत्री तय करेंगे। जी हाँ, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन बैरिस्टर गौहर ने साफ किया है कि देश में पीटीआई मुख्य पार्टी के तौर पर सामने आई है और आसानी से केंद्र में और खैबर पख्तूनख्वा पंजाब में सरकार का गठन कर सकती है। लोगों ने स्पष्ट बहुमत दिया है कि गुलामी स्वीकार नहीं है। बहरहाल दोस्तों ये तो थी पाकिस्तान के इलेक्शन के रिजल्ट्स की खबरें, जहां पर आपस में ही महामारी चल रही है। नेक्स्ट खबर आपको बता दें, जहां पर पीएम मोदी के दौरे के बाद लक्षद्वीप में बढ़ी पर्यटकों की संख्या। टूरिस्ट ने कहा मालदीव और बाली से अच्छी जगह है लक्षद्वीप। जी हाँ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हालिया लक्षद्वीप यात्रा और बंगाराम में उनके प्रवास के कारण फिरोजी पानी, बहुरंगी मूंगा चट्टानों और विभिन्न प्रकार के समुद्री जीवों वाले इस द्वीप में पर्यटकों का आना बढ़ गया है। सिर्फ बंगाराम ही नहीं, पास का थिनकारा द्वीप भी प्रधानमंत्री की यात्रा के बाद चर्चा में रहा और सोशल मीडिया मंचों पर मालदीव के कुछ नेताओं द्वारा मोदी तथा भारत के खिलाफ की गई अपमानजनक टिप्पणियों के कारण दोनों देशों के बीच पैदा हुए राजनयिक विवाद के बाद लक्षद्वीप को फायदा हो रहा है। इस घटना के परिणाम स्वरूप कई लोगों ने पर्यटन स्थल के रूप में मालदीव का बहिष्कार करने और लक्षद्वीप को इसके उपयुक्त विकल्प के रूप में आगे बढ़ाने का आह्वान किया। जी हाँ, ऐसे में दोस्तों ईस्ट और बेस्ट, लक्षद्वीप इज द बेस्ट, नाम मत भूलिएगा। नेक्स्ट खबर आपको बता दें, राम मंदिर के बाद अब अबू धाबी में पहले हिंदू मंदिर का उद्घाटन करेंगे पीएम नरेंद्र मोदी जी। 13 से 14 फरवरी को करेंगे यूनाइटेड अरब अमीरात का दौरा। बता दें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी मंगलवार से संयुक्त अरब अमीरात की 2 दिवसीय यात्रा करेंगे। इस दौरान वो राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान के साथ विभिन्न विषयों पर चर्चा करेंगे और अबू धाबी में पहले हिंदू मंदिर का उद्घाटन करेंगे। विदेश मंत्रालय ने शनिवार को यात्रा की घोषणा करते हुए कहा कि ये 2015 के बाद से प्रधानमंत्री की संयुक्त अरब अमीरात की 7वीं यात्रा होगी। इसमें कहा गया है कि पीएम मोदी और यूएई के राष्ट्रपति अल नहयान दोनों देशों के बीच रणनीतिक साझेदारी को और गहरा, विस्तारित और मजबूत करने के तरीकों पर चर्चा करेंगे और आपसी हित के क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर विचारों का आदान प्रदान करेंगे। विदेश मंत्रालय ने कहा कि प्रधानमंत्री संयुक्त अरब अमीरात के उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और रक्षा मंत्री शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मखतूम से भी मुलाकात करेंगे। जी हां दोस्तों, विदेश मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि उनके निमंत्रण पर प्रधानमंत्री मोदी दुबई में आयोजित होने वाले वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट 2024 में सम्मानित अतिथि के रूप में भाग लेंगे और शिखर सम्मेलन में एक विशेष संबोधन देंगे। जी हां दोस्तों, फिर एक बार आपको बता दें जिन्होंने कल की खबर हमारी नहीं देखी होगी, आपको बता दें कि एक समय था दोस्तों जब भारतीय अधिकारियों को एयरपोर्ट तक, यूएई के एयरपोर्ट तक नहीं जाने दिया जा रहा था और आज मोदी सरकार के अंदर वो समय आ चुका है कि यूनाइटेड अरब अमीरात में, इस मुस्लिम देश में दोस्तों मंदिर का उद्घाटन हो रहा है। अगर आप उस दौर से इस दौर की बात को सोचें और डिफरेंस को देखें तो वाकई में आज भारत की जो वैल्यूज बढ़ी है दोस्तों वो तारीफ काबिल है। बहरहाल इसका सबसे बड़ा क्रेडिट आप किसको देना चाहेंगे दोस्तों, कमेंट में नाम लिखकर जरूर बताइएगा। साथ ही साथ नेक्स्ट खबर की बात करें जहां भारत को 100% मिलेगी संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की स्थायी सीट। विदेश मंत्री जयशंकर जी का सबसे बड़ा बयान। बता दें विदेश मंत्री जयशंकर जी ने कहा है कि भारत को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में स्थायी सीट जरूर मिलेगी। उन्होंने ये भी माना है कि यह आसान नहीं होगा क्योंकि ऐसे बहुत से देश हैं जो भारत को अस्थायी सीट मिलते देखना नहीं चाहते हैं। 2 दिवसीय हिंद महासागर सम्मेलन में भाग लेने के लिए ऑस्ट्रेलिया पहुंचे जयशंकर जी ने शनिवार को कहा कि जब वो दुनिया भर में जाते हैं तो उन्हें बदलाव नजर आता है। अब दुनिया भारत को कितनी अलग नजरों से देख रही है। यूएनएससी में सीट का भी मुझे 100% यकीन है कि हम वहां पहुंचेंगे, लेकिन ईमानदारी से कहूं तो हम इसे आसानी से हासिल नहीं कर पाएंगे क्योंकि दुनिया प्रतिस्पर्धा से भरी हुई है। जी हां दोस्तों, नेक्स्ट खबर आपको बता दें, इजरायली हमले में 31 फलस्तीनियों की मौत, अब एआई करेगा हमास का मुकाबला। जी हां, राफा में इजरायली हवाई हमलों में कम से कम 31 फलस्तीनियों की मौत हो गई। इसके कुछ ही घंटों बाद इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा कि उन्होंने सेना से जमीनी हमले से पहले दक्षिणी गाजा शहर से हजारों लोगों को निकालने की योजना बनाने के लिए कहा था। बेंजामिन नेतन्याहू ने समय रेखा नहीं दी, लेकिन घोषणा से व्यापक दहशत फैल गई। गाजा के
2.3 मिलियन लोगों में से आधे से अधिक राफा में मौजूद है। इजराइल में राफा में लगभग प्रतिदिन हवाई हमले किए हैं। यहाँ तक कि हाल के हफ्तों में नागरिकों को उत्तर में खान यूनिस शहर में जमीनी लड़ाई से बचने के लिए वहाँ शरण लेने के लिए कहा गया था। जी हाँ, तो इसी बीच इजरायली सेना ने गाजा में पहली बार युद्ध में कुछ AI सक्षम सैन्य तकनीक तैनात किया है, जिससे आधुनिक युद्ध में स्वायत्त हथियारों के उपयोग के बारे में आशंकाएं बढ़ गई है। सेना ने संकेत दिया है कि नई तकनीक का उपयोग किस लिए किया जा रहा है। नेक्स्ट खबर बता दें, जहां सालों से है चीन से तकरार, वहीं ये बड़ा काम करने जा रही मोदी सरकार। खुश हो जाएंगे आप लोग, यानी एक एक भारतीय हो जाएंगे इस खबर को सुनने के बाद खुश। बता दें, जिस LAC के पास भारतीय और चीनी सैनिकों के बीच बीते कुछ सालों से तकरार जारी है, वहीं पर मोदी सरकार बड़ा काम करने जा रही है। LAC यानी वास्तविक नियंत्रण रेखा पर मोदी सरकार वो काम करने जा रही है जिससे चीन को मिर्ची लगना तय है। दरअसल केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने चीन के साथ वास्तविक नियंत्रण रेखा के काफी पास लद्दाख के नुब्रा इलाके में थोइस एयरबेस पर एक नए नागरिक टर्मिनल भवन के निर्माण पर काम शुरू कर दिया है। बता दें कि पिछले 3 सालों से अधिक समय से LAC के पास इस क्षेत्र में चीनी सैनिकों के साथ भारतीय सैनिकों की तनातनी जारी है। दरअसल थोइस एक सैन्य एयरबेस है जिसका रनवे विशेष रूप से सशस्त्र बलों द्वारा उपयोग किया जाता है, मगर उड़ान योजना के तहत लेह से कुछ नागरिक उड़ानें देखी गई हैं। ऐसे में सरकार जल्द ही थोइस के लिए और अधिक यात्री उड़ानों की योजना बना रही है। सरकार लद्दाख के थोइस में एक नए एकीकृत यात्री टर्मिनल के निर्माण के लिए एक सलाहकार नियुक्त करने जा रही है, जिसके लिए शनिवार को बोलियां आमंत्रित की गई है। जी हाँ दोस्तों, वाकई में मोदी सरकार ने यह कदम उठा करके चीन को करारा जवाब दिया है और हर एक भारतीय को खुश कर दिया है। नेक्स्ट खबर आपको बता दें, जहां पाकिस्तान में आम चुनावों के बाद बढ़ गया बवाल, PTI समर्थक सड़कों पर उतरे, पुलिस ने किया लाठी चार्ज। बता दें, पाकिस्तान में आम चुनाव के बाद बवाल शुरू हो गया है। पाकिस्तान पुलिस ने PTI के समर्थकों पर लाठी चार्ज किया है। साथ ही साथ आपको बता दें, चुनावी नतीजों के बीच इमरान खान को 12 मामलों में मिली जमानत, शाह महमूद कुरैशी को 13 केसों में मिली राहत। जी हाँ दोस्तों, पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को रावलपिंडी की आतंकवाद विरोधी अदालत ने 9 मई से जुड़े दंगों के 12 मामलों में जमानत दे दी है। उनके अलावा पूर्व विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी को भी 13 मामलों में जमानत दे दी गई है। इमरान खान को CHQ और आर्मी म्यूजियम हमले के 12 मामलों में 0.1 मिलियन पाकिस्तानी रुपए जमानती बॉन्ड के साथ जमानत दे दी गई है। तो वहीं इमरान और कुरैशी को 6 फरवरी को दोषी ठहराया गया था। दोनों को अदालत के समक्ष पेश किया गया था। दोस्तों, इमरान खान को जमानत ऐसे समय में मिली है जब पाकिस्तान में चुनावी नतीजों की घोषणा हो रही है और वाकई में इमरान खान की पार्टी परचम लहरा रही है। जी हाँ, नेक्स्ट खबर आपको बता दें, पाकिस्तान के चुनाव नतीजों पर आया सेना प्रमुख मुनीर का बयान, राजनीतिक दलों को दिया सबसे बड़ा संदेश। बता दें, पाकिस्तान में हुआ आम चुनाव में किसी एक पार्टी को बहुमत न मिलने के बाद आर्मी चीफ असीम मुनीर ने कहा है कि देश को अराजकता और विभाजन की राजनीति से आगे बढ़ने के लिए स्थिर सरकार की आवश्यकता है। एक ऐसी सरकार जो पाकिस्तान की विविधता और बहुलवाद के साथ लोकतांत्रिक ताकतों का प्रतिनिधित्व करे। सेना प्रमुख का यह बयान लाहौर में सरकार के गठन पर चर्चा के लिए प्रमुख राजनीतिक नेताओं की बैठक के बाद आया है। नवाज शरीफ और आसिफ जरदारी के बीच गठबंधन को लेकर बातचीत हुई और दोनों दल साथ में सरकार बनाने पर राजी भी बताए जा रहे हैं। नेक्स्ट खबर आपको बता दें, क्या पंजाब के अकाली दल की NDA में होने जा रही है घर वापसी? अमित शाह जी ने दिए इसके सबसे बड़े संकेत। दरअसल लोकसभा चुनाव से पहले NDA का कुनबा लगातार बढ़ रहा है। बिहार में नीतीश कुमार की पार्टी JDU वापस लौट आई है। यूपी में जयंत चौधरी की RLD से बातचीत अंतिम दौरे में चल रही है। इसी बीच आंध्र प्रदेश में चंद्रबाबू नायडू की पार्टी TDP के भी कदम NDA की तरफ बढ़ रहे हैं। इस बीच अब जल्द पंजाब में भी अकाली दल की BJP के नेतृत्व वाले NDA में घर वापसी हो सकती है। जी हाँ, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने शनिवार को कहा कि BJP राजनीति में परिवार नियोजन पर विश्वास नहीं करती है और हमेशा नए सहयोगियों का स्वागत करती है। उन्होंने कहा कि शिरोमणि अकाली दल के साथ बातचीत चल रही है। जी हाँ, ET नाउ ग्लोबल बिजनेस समिट 2024 में जयंत सिंह के नेतृत्व वाले राष्ट्रीय लोक दल यानी RLD, शिरोमणि अकाली दल यानी SAD और अन्य क्षेत्रीय दलों के राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन यानी NDA में शामिल होने की संभावना के बारे में पूछे जाने पर गृह मंत्री अमित शाह जी ने कहा कि हम परिवार नियोजन में विश्वास करते हैं लेकिन राजनीति में नहीं। जी हाँ दोस्तों, साथ ही साथ नेक्स्ट खबर आपको बता दें, रामलला की पूजा अर्चना करेंगे उत्तर प्रदेश के विधायक अखिलेश यादव ने ठुकराया अयोध्या जाने का निमंत्रण। जी हाँ, उत्तर प्रदेश विधानमंडल के सदस्य रविवार को अयोध्या में भगवान श्री रामलला की पूजा अर्चना करेंगे। तो वहीं विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष अखिलेश यादव ने विधानसभा अध्यक्ष की ओर से अयोध्या जाने का निमंत्रण अस्वीकार किया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और विधानसभा के अध्यक्ष सतीश महाना के आमंत्रण पर विधानमंडल के सदस्य रविवार को अयोध्या में श्री रामलला के दर्शन करेंगे। महाना ने शनिवार को सदन में बजट पर चर्चा के दौरान नेता प्रतिपक्ष अखिलेश यादव से कहा कि आप हमारे साथ कल अयोध्या चलिए। इस पर यादव ने कहा हमें भगवान श्री राम बुलाएंगे तब जाएंगे। जी हाँ, बाद में योगी आदित्यनाथ ने यादव पर निशाना साधते हुए कहा कि अध्यक्ष जी ने आपको एक निमंत्रण आदेश दिया, उसे आपने नकार दिया। अयोध्या आप जाना नहीं चाहते, आप अक्सर ब्रिटेन जाते हैं और आप जानते हैं कि आपके टिकट कौन बुक करता है। महाना ने शनिवार को सदन में कहा कि सभी सदस्य बस से सुबह अयोध्या
के लिए रवाना होंगे। राज्य विधानसभा में फिलहाल 400 विधायक हैं ही, तो वहीं विधान परिषद में करीब 100 सदस्य हैं, लेकिन अयोध्या जाने वाले सदस्यों की सटीक संख्या की जानकारी नहीं मिल पाई है। तो वहीं एक आधिकारिक बयान में कहा गया कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी सीधे अयोध्या हवाई अड्डे पर पहुंचेंगे। तो वहीं विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना के नेतृत्व में सभी सदस्य विधान भवन से सुबह 8 बजे 10 में रवाना होंगे। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में जय श्री राम कहना बिल्कुल मत भूलिएगा। और जिस प्रकार से दोस्तों अयोध्या राम मंदिर जाने पर अखिलेश यादव ने मना किया है, ऐसे में क्या आपको वाकई लगता है कि राम जी ने अभी अखिलेश यादव को वाकई में अयोध्या राम मंदिर नहीं बुलाया है? जो भी लगता हो कमेंट में लिखकर अवश्य बताएगा। बहरहाल अगली खबर की बात कर रहे हैं, जहां फ्लोर टेस्ट से पहले आरजेडी को टूट का है डर, तेजस्वी के घर रुकेंगे विधायक, भेजे गए बैग कपड़े बता दें। ऐसा लगता है कि बिहार में अभी कुछ और भी खेला होने वाला है। यही कारण है कि फ्लोर टेस्ट से पहले सरगर्मी तेज हो गई है। तेजस्वी यादव ने फ्लोर टेस्ट तक अपने सभी विधायकों को अपने आवास पर ही रुकने के लिए कहा है। इतना ही नहीं, विधायकों के सामान को आवास में लाने के लिए कहा गया है। आरजेडी ने विधायकों की बैठक के बाद यह फैसला किया है। उधर जेडीयू के सारे विधायक रविवार को मंत्री विजय चौधरी के यहाँ इकट्ठा होंगे। 12 बजे से उनकी मीटिंग होगी और इस बैठक में नीतीश कुमार भी मौजूद रहेंगे। जी हाँ दोस्तों, असल में आरजेडी के सारे विधायक अभी 5 देश रत्न मार्ग में रखे गए हैं और यही तेजस्वी यादव का आवास है। यहाँ से फ्लोर टेस्टिंग के समय सभी विधायक निकल जाएंगे और सीधे विधानसभा जाएंगे। तो वहीं उधर बीजेपी के विधायक 11 की रात पटना आएंगे और 12 को विधानसभा जाएंगे। सभी दलों की तरफ से व्हिप भी जारी की गई है। जी हाँ दोस्तों, तो वहीं आपको अगली बड़ी खबर बता दें, किसान संगठनों का 13 फरवरी को दिल्ली कूच, हरियाणा के 7 जिलों में इंटरनेट बंद, ट्रैफिक एडवाइजरी भी जारी। जी हाँ, किसान संगठनों द्वारा 13 फरवरी को दिल्ली कूच के आह्वान के चलते हरियाणा पुलिस ने यात्रियों की सुविधा को लेकर एहतियात के तौर पर ट्रैफिक एडवाइजरी जारी कर दी है। इसके अलावा हरियाणा के 7 जिलों अंबाला, कुरुक्षेत्र, कैथल, जिंद, हिसार, फतेहाबाद और सिरसा में इंटरनेट सेवा बंद करने का ऐलान किया गया है। हरियाणा पुलिस ने इस दौरान लोगों से 13 फरवरी को प्रदेश के मुख्य मार्ग का उपयोग अति आवश्यक स्थिति में ही करने की सलाह दी। हरियाणा से पंजाब की ओर जाने वाले सभी मुख्य मार्गों पर यातायात के बाधित रहने की संभावना है। आम जन से अपील की गई है कि वे पंजाब की ओर यात्रा अति आवश्यक परिस्थितियों में ही करें। यानी कि 13 फरवरी को राजधानी में किसानों को आने से रोकने के लिए कड़ी सुरक्षा कर दी गई है। टिकरी बॉर्डर पर नाकेबंदी की गई है। नेक्स्ट खबर आपको बता दें, बाबरी मस्जिद जिंदाबाद, असदुद्दीन ओवैसी ने संसद में लगाए ये नारे और राम मंदिर पर भी कही ऐसी बात। दरअसल ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन AIMIM के चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने शनिवार को लोकसभा में भावुक भाषण दिया। इस दौरान उन्होंने कहा कि अयोध्या में राम मंदिर स्थल पर बाबरी मस्जिद हमेशा मौजूद रहेगी। ओवैसी ने अपना संबोधन बाबरी मस्जिद जिंदाबाद के नारे के साथ समाप्त किया। दरअसल संसद में बजट सेशन का कल आखिरी दिन था। सदन में शनिवार को राम मंदिर निर्माण के धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा हुई। इस पर अपनी बात रखते हुए ओवैसी ने लोकसभा में 2 बार बाबरी मस्जिद जिंदाबाद के नारे लगाए। उन्होंने सवाल पूछा कि मोदी सरकार सिर्फ एक मजहब की सरकार है क्या, या पूरे देश के धर्मों को मानने वाली सरकार है? ओवैसी ने कहा, मेरा ये मानना है कि मस्जिद अभी मौजूद है और उसी स्थान पर रहेगी जहां वो कभी हुआ करती थी। बाबरी मस्जिद थी, है और रहेगी। बाबरी मस्जिद जिंदाबाद, भारत जिंदाबाद, जय हिंद। उन्होंने अपने भाषण का वीडियो एक क्लिप एक्स अकाउंट पर भी पोस्ट किया। ओवैसी ने आरोप लगाया कि भाजपा सरकार ने यह धारणा पैदा की है कि एक धर्म ने दूसरे पर विजय हासिल कर ली है। उन्होंने कहा, मैं ये पूछना चाहता हूं कि क्या मोदी सरकार किसी विशेष समुदाय या धर्म की सरकार है या फिर वो पूरे देश की सरकार है? क्या भारत सरकार का भी कोई धर्म है? बहरहाल दोस्तों, ओवैसी के बयानों में वाकई में बाबरी मस्जिद को लेकर बौखलाहट नजर आई है। बहरहाल इस पर आपको क्या कहना है दोस्तों, कमेंट में लिखकर अवश्य बताएगा आपकी इस पर क्या निजी राय होगी। साथ ही साथ अगली खबर बता दें, हल्द्वानी हिंसा में 2 पार्षद समेत 5 गिरफ्तार, सपा नेता का भाई भी पकड़ाया गया। 50 से ज्यादा को हिरासत में लिया गया। जी हां, सीएम पुष्कर सिंह धामी के कड़े निर्देश के बाद हल्द्वानी पुलिस सख्त एक्शन ले रही है। हल्द्वानी हिंसा में शामिल उपद्रवियों व संदिग्धों को पकड़ा जा रहा है। 5 लोगों को गिरफ्तार कर 50 उपद्रवियों को हिरासत में ले लिया गया है, जबकि पुलिस की दबिश अभी भी जारी है। जी हां, हल्द्वानी के वन भूलपुरा में उपद्रव फैलाकर आगजनी, पथराव, पेट्रोल बम और हिंसा के हवाले करने के मामले में पुलिस ने 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। इसमें समाजवादी पार्टी के नेता का एक भाई, 2 निवर्तमान पार्षद, एक खनन कारोबारी व एक अन्य व्यक्ति शामिल है। नेक्स्ट खबर बता दें, बीजेपी से नजदीकी के बीच जयंत चौधरी को बयान पर देनी पड़ गई सफाई। कहा, चवन्नी नहीं होगी, पलट जाऊं। जी हां, जयंत चौधरी के हालिया बयानों से यह लगभग तय हो चुका है कि आगामी लोकसभा चुनाव में राष्ट्रीय लोक दल उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन करेगी। बस औपचारिक घोषणा होना बाकी है। मोदी सरकार ने पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न देकर इस पर मुहर लगा दी। अपने दादा को भारत रत्न मिलने पर जयंत चौधरी ने पीएम मोदी को धन्यवाद दिया और उनकी तारीफों के पुल बांधे। इस बीच जब पत्रकारों ने उनसे एनडीए में जाने को लेकर सवाल पूछा तो जयंत चौधरी ने कहा, अब मैं किस मुंह से इनकार करूं। साथ ही भाजपा के साथ जाने के बारे में पूछने पर उन्होंने कहा कि चौवन्नी थोड़ी हूं जो पलट जाऊंगा। जी हां दोस्तों, नेक्स्ट खबर आपको बता दें, इंडिया गठबंधन को एक और बड़ा और तगड़ा झटका। चंडीगढ़ और पंजाब में अकेले लड़ेगी आम आदमी पार्टी। सीएम केजरीवाल ने किया सबसे बड़ा ऐलान। जी हां, लोकसभा चुनाव से पहले इंडिया गठबंधन को एक और तगड़ा झटका लगा है। नीतीश कुमार, ममता
बनर्जी और अखिलेश यादव के बाद अब आम आदमी पार्टी नेता अरविंद केजरीवाल भी कांग्रेस से नाराज दिखाई दे रहे हैं। उन्होंने ऐलान कर दिया है कि चंडीगढ़ और पंजाब में वो किसी से गठबंधन नहीं करेंगे। आम आदमी पार्टी पंजाब और चंडीगढ़ की 14 सीटों पर अकेले ही चुनाव लड़ेगी। आम आदमी पार्टी ने अपने एक्स अकाउंट पर अरविंद केजरीवाल का वीडियो शेयर किया है, जिसमें उन्होंने इसका ऐलान किया है। जी हाँ दोस्तों, नेक्स्ट खबर आपको बता दें, जेडीयू के भोज में नहीं पहुंचे कई विधायक। नीतीश भी बैठक से 15 मिनट बाद ही निकले। जी हाँ दोस्तों, बिहार में एक बार फिर से सियासी सरगर्मियां तेज हो गई हैं। बिहार की नवगठित सरकार को 12 फरवरी को फ्लोर टेस्ट से गुजरना होगा, जैसा कि हमने आपको शुरू में बताया। लेकिन आपको बता दें नीतीश के बारे में, जहां मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी बैठक में सिर्फ 15 मिनट ही रहे, उसके बाद वे निकल गए, जिसके बाद से फिर राजनीतिक गर्मी बढ़ गई है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक कई विधायक संपर्क में नहीं है नीतीश कुमार के। जी हाँ दोस्तों, अब ऐसे में क्या होगा फ्लोर टेस्ट में, वो तो समय ही बताएगा। आपको क्या लगता है दोस्तों? अनुमानित वैल्यूज जरूर कमेंट में लिखकर बताएगा। देखते हैं कितना सही कहते हैं भारत की जनता। बहरहाल ये थी अभी की सारी बड़ी खबरें। आपको हमारी खबर कैसी लगी? आशा करता हूँ बहुत अच्छी लगी होगी। अगर थोड़ी भी अच्छी लगी तो इस वीडियो को दोस्तों, भाइयों में, साथियों, रिश्तेदारों में शेयर अवश्य कर दीजिएगा। और अभी कर दीजिए इस वीडियो को लाइक, चैनल कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए। साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद जय भारत। और यहाँ तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।